गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका पढ़ने से पहले हम लोग एक बार यह देख लेते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका पढ़ा था। दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पे है? सबसे पहले एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे स्थान पे अफ्रीका, तीसरे स्थान पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे स्थान पे कौन आता है? हमारा दक्षिणी अमेरिका आता है। ये मैंने दक्षिणी अमेरिका का मानचित्र बनाया हुआ है। दक्षिणी अमेरिका में कुल देशों की संख्या 13 है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पूर्व में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में कैरेबियन सागर है, दक्षिण में दक्षिणी सागर है। अब जो दक्षिणी अमेरिका है इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। टोटल 13 देश हैं। हम लोग एक बार यह देख लेते हैं कि 13 देश हैं कौन कौन से। ब्राज़ील, फ्रेंच गुआनी, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोल्विया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली। कितने हुए? 13 हुए। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी चिली सहित 13 देश हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्राज़ील की। पेट्रो काब्रल को ब्राज़ील का पिता कहा जाता है। देखो इधर पेट्रो काब्रल को ब्राज़ील का पिता कहा जाता है। वर्तमान में ब्राज़ील का राष्ट्रपति कौन है ये आपको बताना है। कमेंट आपको करना है कि वर्तमान में ब्राज़ील का राष्ट्रपति कौन है, और जो भी राष्ट्रपति है वो दूसरी बार चुने गए हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ब्राज़ील है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल कितने देश हैं? 13 देश हैं। 13 देशों में से 9 देशों में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। ब्राज़ील में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका के 9 देशों में जो राष्ट्रभाषा है वो स्पेनिश है। ब्राज़ील की राष्ट्रभाषा पुर्तगाली है, गुआना की अंग्रेजी है, सूरीनाम की डच है। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो पूर्वी तट पर निवास करती है। यहाँ का एक शहर है साओ पोलो। इस साओ पोलो को ब्राज़ील की कहवा मंडी कहा जाता है। नगरीय समूह वाला सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो साओ पोलो है। ब्राज़ील में एक खान है, आमापा की खान। यहाँ से मैंगनीज निकाला जाता है। किस खान से? ब्राज़ील की आमापा की खान से मैंगनीज निकाला जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं मवेशी पाले जाते हैं तो ब्राज़ील में पाले जाते हैं। उसके बाद भारत का स्थान है। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। अगर भारत के बाद कोई थोरियम का जो बड़ा उत्पादक देश है तो कौन है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील में जितनी भी घासें पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील का ये क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। आपको पता होगा ये हमारी अमेजन नदी निकली हुई है। अमेजन नदी के इधर उधर वाला जो एरिया है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कैसे? ये विषुवत रेखा गुजरी हुई है। विषुवत रेखा के समांतर एंडीज पर्वत से निकलकर अमेजन नदी प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में अपने जल को गिराती है। अब विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। और हमको ये भी पता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो घासें पाई जाती हैं उनको हम सवाना प्रकार की घासें कहते हैं। स्थानीय स्तर पर ये घासें अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। कैसे? इक्वेडोर से अमेजन नदी निकली हुई है। ये आपकी विषुवत रेखा है, इसी के समांतर अमेजन नदी निकली हुई है। अमेजन नदी की घाटी में
सेल्वास नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सेल्वास के बड़े बड़े जंगल होते हैं, ठीक है, उन जंगलों को हम सेल्वास कहते हैं। और सेल्वास में ही एक लकड़ी पाई जाती है जो बहुत हल्की होती है, जिसका नाम है वालसा। क्या? वालसा। ये जो वालसा लकड़ी होती है, इसका प्रयोग नौका बनाने में किया जाता है। सेल्वास के जंगलों में, सेल्वास कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन की घाटी में। सेल्वास के जंगलों में जो वालसा लकड़ी पाई जाती है, इसका प्रयोग नौका बनाने में किया जाता है। आपके समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है सेल्वास एक साइड में पाया जाता है, अमेजन के उत्तरी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं और दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि कोई नदी होती है उसकी घाटी एक साइड में थोड़ी ना होती है, दोनों साइड में होती है। फिर उसके बाद ब्राज़ील में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, एक कैंपोस घास का मैदान है। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। मैंने आपको बताया, यह आपकी विषुवत रेखा है, यह आपकी मकर रेखा है। मकर रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है उसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री के बाद आपकी मकर रेखा होती है और उत्तर में 23.5 डिग्री के बाद आपकी कर्क रेखा होती है। तो पता है हमें कि ये जो पूरा क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। स्थानीय स्तर पर इस उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को ब्राज़ील में कैंपोस कहा जाता है। कैंपोस में कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एरबा। कैंपोस क्षेत्र में ये जो एरबा नामक वनस्पतियां पाई जाती हैं, ये हमारे यहाँ चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। दूसरा, ब्राज़ील से ये नदी पराना है। ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राज़ीलिया से निकलती है। कौन सी नदी? पराना नदी। ये बहते हुए फिर पराग्वे की सीमा पे बहती है, उसके बाद अर्जेंटीना में बहते हुए रियो डी प्लाटा की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी तरफ ब्राज़ील से ही उरुग्वे नदी निकलती है। उरुग्वे में नहीं, सॉरी, ब्राज़ील से पराग्वे नदी निकलती ब्राज़ील से है, फिर ज़्यादातर पराग्वे में बहते हुए अर्जेंटीना में निकल जाती है और पराना नदी से मिल जाती है। जल कहाँ गिराते हैं? रियो डी प्लाटा की खाड़ी में। दूसरी तरफ उरुग्वे नदी उरुग्वे से निकलती है, उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर प्रवाहित होते हुए रियो डी प्लाटा की खाड़ी में गिर जाती है। अब पराना, पराग्वे, उरुग्वे, इन तीनों नदियों को संयुक्त रूप से ला प्लाटा नदियां कहा जाता है। कौन कौन? ला प्लाटा की कौन कौन सी 3 नदियां हैं? पराना, पराग्वे और उरुग्वे। इनको संयुक्त रूप से ला प्लाटा नदियां कहा जाता है और रियो डी प्लाटा की खाड़ी में अपने जल को गिराती हैं। उसके बाद ब्राज़ील का जो सबसे बड़ा नगरीय समूह वाला प्रदेश है वो साओ पोलो है। इसको कहवा मंडी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ये जो नदी है इसको बोलते हैं साओ फ्रांसिस्को। ब्राज़ील की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? साओ फ्रांसिस्को। ब्राज़ील से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपने जल को गिराती है। फिर फ्रेंच हो गया, सूरीनाम हो गया, गुआना हो गया। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ क्षेत्र बनाया है। ये बॉक्साइट का क्षेत्र है। किसका? बॉक्साइट। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक बॉक्साइट अगर निकाला जाता है तो गुआना और सूरीनाम में निकाला जाता है। फिर इनके बाद जो देश पड़ता है वो वेनेजुएला पड़ता है। वेनेजुएला में पश्चिमी कार्डिलेरा से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है ओरिनिको। क्या नाम है? इस नदी का नाम, ऐसे हम कह सकते हैं, इस नदी का नाम ओरिनिको। पश्चिमी कार्डिलेरा से ओरिनिको नदी निकलती है और अपने जल को वेनेजुएला की खाड़ी में गिराती है। दूसरी तरफ ओरिनिको नदी की एक सहायक नदी है जो ओरिनिको नदी से निकलती है, वो भी अपने जल को वेनेजुएला की खाड़ी में गिराती है या कैरेबियन सागर में गिराती है। अब जो ओरिनिको नदी है, ओरिनिको नदी की जो सहायक नदी है
उसको हम बोलते हैं कैरो नदी। क्या बोलते हैं? कैरो नदी। ये ओरनिको नदी हो गई, ये कैरो नदी हो गई। कैरो नदी पे एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। देखिए आप, ये कैरो नदी है, इस पर जो जलप्रपात बना हुआ है इसको हम एंजिल जलप्रपात कहते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर वेनेजुएला में ही एक झील है जिसका नाम है मराकाइबो झील। वेनेजुएला में मराकाइबो झील से पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगर सवाल आता है कि विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है? वेनेजुएला में। लेकिन एक बात आप याद रखना, आयोग इसको नहीं मानता है, आयोग सऊदी अरब को मानता है। अगर कभी आपको परीक्षा में सवाल मिल जाता है तब आपको वेनेजुएला में टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है सऊदी अरब, आपका सही होगा। अगर वेनेजुएला पे आपने टिक कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। उसके बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वेडोर। इक्वेडोर के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। इक्वेडोर में दो ज्वालामुखी हैं, कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो। बस फर्क इतना है, ऊंचाई पर स्थित अगर पूछा जाए तो आपका कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जबकि चिम्बाराजो एक मृत ज्वालामुखी है। इक्वेडोर, अगर विश्व में सर्वाधिक केले का उत्पादन होता है तो कहाँ होता है? इक्वेडोर में। उसके बाद पेरू, पेरू के बाद बोलिविया। अब पेरू और बोलिविया के तट पर, दोनों की सीमा पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। क्या नाम है? टिटिकाका झील। अगर आपसे सवाल किया जाए विश्व में ऊंचाई पर स्थित झील, तब आपका टिटिकाका नहीं होगा, तब आपका हो जाएगा थिसोसिक्रू झील जो तिब्बत के पठार पे पड़ती है। अगर आपसे सवाल किया जाए ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, तब आपका होगा टिटिकाका झील। फिर से इस बात को समझिए, सवाल अगर आपसे किया जाए ऊंचाई पर स्थित झील, तो तिब्बत का जो पठार है उस पर एक झील है जिसका नाम है थिसोसिक्रू। वो झील विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। जबकि ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य यानी जिसमें नौकाएं चलती हैं, पूछा जाए ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है, तब आपका जवाब होगा टिटिकाका झील। यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है। बोलिविया में बोलिविया का पठार, ये जो मैंने बनाया है ये बोलिविया का पठार है। और बोलिविया की जो राजधानी है लापाज, विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होने वाली अगर कोई राजधानी है तो बोलिविया की राजधानी लापाज है। उसके बाद पराग्वे, फिर आपका क्या हो जाएगा? उरुग्वे। हाँ, बोलिविया के बारे में एक बात और जान लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध अगर कोई देश है तो वो पराग्वे है। इसमें दक्षिणी अमेरिका में 13 देश हैं। 13 देशों में से 11 देशों के पास अपना खुद का तट है, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिनके पास कोई तट नहीं है। कौन कौन? बोलिविया और पराग्वे। देखिए आप, जो बोलिविया है इसके पास कोई अपना तट है नहीं है। उसके बाद पराग्वे के पास और बोलिविया के पास, ये बोलिविया है, इसके पास भी कोई अपना तट नहीं। ये पराग्वे है, इसके पास भी कोई अपना तट नहीं है। फिर आपका आता है उरुग्वे। उरुग्वे से उरुग्वे नदी निकलती है। पराग्वे के बारे में एक बात और जान लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा नगरीकृत देश अगर कोई है तो वो पराग्वे है। पराग्वे के बाद ये आपका अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना का जो ये भाग है, यानी अर्जेंटीना का उत्तरी भाग और पराग्वे का दक्षिणी भाग, यहाँ पे ग्रीष्मकाल में बहुत वर्षा होती है। इतनी वर्षा होती है कि यहाँ की घासें इतनी बढ़ जाती हैं कि वहाँ का जो पूरा वहाँ की जो भूमि होती है वो पूरी तरीके से ढक जाती है। ठीक है, कई महीनों तक दिखाई नहीं देती है और सूर्य की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुँचती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश की वजह से
पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, ज़मीन तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। और ख़ासकर जो यहाँ पे वृक्ष होते हैं उनको कोए ब्रेको कहा जाता है, कोए ब्रेको कहा जाता है। और इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस पूरे क्षेत्र को ग्रान चाको का क्षेत्र बोला जाता है। दूसरा, ये पंपास घास के मैदान है। कहाँ? अर्जेंटीना में। मैंने आपको बताया विषुवत रेखा के उत्तर में, दक्षिण में 23.5 डिग्री तक लगभग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। वहीं मकर रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री तक आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो जो पंपास घास के मैदान हैं, यानी सवाना प्रकार की जो घासें हैं, यहाँ स्थानीय स्तर पर अर्जेंटीना में उन्हें पंपास बोला जाता है। पंपास के दक्षिण में पैटेगोनिया का पठार है। कहाँ पड़ता है? सवाल आपसे पूछा जा सकता है, विश्व में पैटेगोनिया का पठार कहाँ पड़ता है? आपका जवाब होना चाहिए अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना के बिल्कुल दक्षिण में आप देख रहे होंगे, नीचे की साइड में यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो मैगलन जल संधि द्वारा अर्जेंटीना से अलग होता है। टेरा डेल फ्यूगो का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला, इस पर चिली का अधिकार है, और जो पूर्वी भाग है इस पर अर्जेंटीना का अधिकार है। टेरा डेल फ्यूगो के पश्चिमी भाग पर चिली का अधिकार है, पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार है, और इसके थोड़ा ऊपर फॉकलैंड द्वीप पड़ता है। ये जो फॉकलैंड द्वीप है इस पर यूके का अधिकार है। किसका? यूके का अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं, चिली पे आ जाते हैं। ये आप पर्वतमाला देख रहे होंगे, कैरेबियन सागर के दक्षिण से अर्जेंटीना तक। इस पूरी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? एंडीज पर्वत बोला जाता है। एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग लंबाई 8,850 किलोमीटर है, और इस पर बहुत सारे मरुस्थल हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोटोपैक्सी चिम्बाराजो, यह एंडीज पर्वत श्रेणी पर ही उपस्थित ज्वालामुखी हैं। उसके बाद यह आपका एक मरुस्थल है। इस मरुस्थल को हम कहते हैं आटाकामा मरुस्थल। कहाँ पड़ता है? चिली और पेरू बोल्विया की सीमा पर पड़ता है। उसके बाद इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वत की, उसका नाम है एकांकागुआ चोटी। इस पर एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ऐसे भी कह सकते हैं विश्व में ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी अगर कोई है तो कौन सा है? ओजोस डेल सलादो। कहाँ है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। ना कि पूरी तरीके से चिली में है और ना पूरी तरीके से अर्जेंटीना में है। तो कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, देखिए इधर, मिनास गिरास। मिनास गिरास ब्राज़ील का एक प्रदेश है। मिनास गिरास में गन्ने का उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। उसके बाद मिनास गिरास के तट पर एक शहर है जिसका नाम है इताविरा। इताविरा जो शहर है वो ब्राज़ील का इताविरा शहर लौह उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। कौन? इताविरा। आमापा की खान से मैग्नीज निकाला जाता है। कहाँ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में मैंने आपको बताया मवेशी जानवर अगर विश्व में कहीं सबसे ज़्यादा पाले जाते हैं तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील के बाद भारत में। ब्राज़ील थोरियम का भारत के बाद दूसरा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा यहाँ जो खेती होती है वो कहवा की खेती होती है, और कहवा के जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उनको हम फजेंडा कहते हैं। कहवा के बड़े बड़े फार्मों को हम फजेंडा कहा जाता है। दूसरा, ब्राज़ील के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग। जैसे ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा पर एक जलप्रपात है,
परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा है। इस पर इगू आकू जलप्रपात उपस्थित है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इगू आकू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा पर। दूसरा, ये दो प्रमुख शहर आप देख रहे हैं, रियो डी जेनेरियो, दूसरा सैंटोस। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, इसको हम फैशन नगरी के नाम से जानते हैं। दूसरा सैंटोस, सैंटोस बंदरगाह से कहवा का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह है, एक रेसी बंदरगाह है ब्राज़ील में, जहाँ से चीनी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, मिनास गिरास में गन्ने का उत्पादन ब्राज़ील में अच्छी मात्रा में होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमेजन नदी की। मैं कर चुका हूँ अमेजन नदी की बातें, लेकिन मैं फिर भी करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? इधर आपको पता है अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है। अमेजन नदी के बराबर समांतर में विषुवत रेखा है, और हमको पता है विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं, जिससे वहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं। अगर समुद्र से गुजर रही है तो बहुत ज़्यादा समुद्र का पानी गर्म होता है। अब हम देख रहे हैं कि अमेजन नदी के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर से ही कौन सी रेखा गुजरी है? विषुवत रेखा गुजरी है। तो यहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। समुद्र का पानी गर्म होकर उन हवाओं के साथ ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद जो अमेजन की घाटी है, अमेजन का मुहाना है, यहाँ से वो हवाएं अंदर दक्षिणी अमेरिका में प्रवेश कर जाती हैं। दक्षिणी अमेरिका में प्रवेश कर जाने के बाद जब तक वो बोलिविया और अमेजन नदी के पास के क्षेत्रों में, या ऐसे भी कह सकते हैं एंडीज पर्वत तक पहुँचते पहुँचते ठंडी होकर झमाझम बारिश करती हैं। और बस यही कारण है कि अमेजन नदी को वर्षवानी कहा जाता है। अमेजन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, विश्व में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। किसका? अमेजन नदी की घाटी का। ये जो आप देख रहे हैं ओरनिको नदी, ओरनिको नदी के या ओरनिको नदी की घाटी में लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। आप एक बात को समझिए, मैंने आपको बताया सेल्वास, कैंपोस, लानोज और पंपास और लानोज। सेल्वास जो है ये घास के मैदान नहीं है, ये जंगलों का नाम है, क्योंकि अमेजन की घाटी में जो बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं उन जंगलों को हम सेल्वास कहते हैं, ना कि घास के मैदान को सेल्वास कहते हैं। क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। बच्चों ने हमसे पूछा कि सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो मैंने उनको बताया अभी, हमने कहा सेल्वास घास के मैदान नहीं होते हैं, जंगल जो होते हैं अमेजन की घाटी में, ठीक है, या अमेजन की घाटी में जो वन होते हैं उनको हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा था ओरनिको की घाटी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको स्थानीय स्तर पर हम लानोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। ब्राजील में जो पाए जाते हैं उनको कैंपोस कहते हैं। अर्जेंटीना में जो पाए जाते हैं उनको हम पंपास कहते हैं। सेल्वास वनों एक प्रकार के वन हैं। मैं बात किसकी कर रहा था? मैं अमेजन की घाटी की बात कर रहा था। झमाझम बारिश होती है जिससे अमेजन नदी को वर्षवानी कहा जाता है। एंडीज पर्वत तक आते आते जो हवाएं होती हैं उनमें उनकी आर्द्रता बहुत कम रह जाती है। ये मान के चलिए यहाँ तक आते आते बारिश हो चुकी होती है। हल्की फुल्की जो बारिश की फुहारें होती हैं वो इस क्षेत्र में आती हैं, और इसी क्षेत्र में आटाकामा मरुस्थल है जो सबसे शुष्क मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका में कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो पाए जाते हैं, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। जैसे आपने सुना होगा जैगुआर का नाम। जैगुआर
दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। यह एक शिकारी जानवर होता है। दूसरा शिकारी पक्षी होता है जो पेड़ों पर सोता है। दूसरा प्यूमा। ये जो प्यूमा होता है या शेर की प्रजाति से आता है और चीते से भी ज़्यादा फुर्तीला होता है। कौन? प्यूमा। यहाँ मैंने पढ़ा है, एक पढ़ता है लामा। लामा एक प्रकार का ऊंट होता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में जो अजगर होता है, बहुत विशाल अजगर होता है, इतना विशाल होता है, उसको हम फिर अजगर नहीं कहते हैं, वहाँ के लोग उसको एनाकोंडा बोलते हैं, लेकिन वो होता अजगर है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका के बारे में कुछ बातें मुझे याद आ गया और कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंच गुआनी है, इस पर किसका अधिकार है? इस पर फ्रांस का अधिकार है। और फ्रांस कहाँ पड़ता है? फ्रांस यूरोप में पड़ता है। यूरोप की यहाँ से दूरी कितनी है? 7000 किलोमीटर। ऐसा हुआ आज से लगभग 11000 वर्ष पहले उत्तरी अमेरिका से कुछ लोग आए, दक्षिणी अमेरिका में बस गए। लेकिन दक्षिणी अमेरिका की जो जड़ें थीं वो एशिया महाद्वीप में थीं। इनमें से कुछ लोगों ने, जो लोग आए, इनमें से कुछ लोगों ने पश्चिमी पर्वतमालाओं में एक मिली-जुली सभ्यता का विकास किया, जिनमें से अंतिम एवं बेहद कुशल सभ्यता इंका थी। क्या थी? इंका थी। 1500 शताब्दी के प्रारंभ में स्पेन और पुर्तगालियों ने इस सभ्यता को समाप्त कर दिया। उसके बाद 16वीं शताब्दी में यूरोप से ज़्यादातर पुर्तगाली और स्पेन और पुर्तगाली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सोने और चांदी के लालच में आए, धीरे धीरे यहाँ पर बस गए। फिर उन्होंने दक्षिणी अमेरिका पे पूरी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद जो दक्षिणी अमेरिका के लोग थे, अब उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई और इसी भावना के साथ यहाँ जो रह रहे थे स्पेन और पुर्तगाली, उनके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी, युद्ध छेड़ दिए। 1820 में, कब? 1820 में यहाँ पर एक नई क्रांति ने जन्म लिया और आगे चलकर दक्षिणी अमेरिका के जो देश थे एक के बाद एक स्वतंत्र होते चले गए और आज दक्षिणी अमेरिका स्वतंत्र देशों की सूची में आता है। मुझे उम्मीद है जितना मैंने आपको बताया है इतना आपके अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार।